क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। अभी जितना काफ़ी क्वेश्चन तो तुमको करा दिए थे मैंने ना, एक क्वेश्चन ही है उसको देखना जरा। रैंडम आंसर्स नहीं, चैट में थ्रो करना है आंसर, बहुत आसान है। कल पढ़ा था अपन ने पेप्टाइजेशन। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखो कितना आसान क्वेश्चन मेन में आया हुआ, मेंस में। प्रिया मान्या दोनों का आंसर ठीक है, शाबाश। जशन निखिलेश अक्षित दिया करो बेटा आंसर। प्रोसेस ऑफ क्या कह रहा है, ब्रिंगिंग कोलाइड इनटू सॉल्यूशन, कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड। प्रेसिपिटेट्स के हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के कोलाइड बनाते हैं, इस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलते हैं। पेप्टाइजेशन में जशन एक चीज़ ऐड करते होते थे, क्या करते हैं जिससे पेप्टाइजेशन हो जाती है? हम वो सेम मतलब वो करते हैं मॉलिक्यूल्स से। थोड़ी ऊंची बोलो, मैं सुन नहीं रहा, क्या कह रहे हो? हम मॉलिक्यूल्स जैसे एक हम जो आंसर जिसमें कॉमन मॉलिक्यूल होता है वो ऐड करते हैं, कॉमन एलिमेंट है। इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन। निखिलेश अक्षित भाई वीडियो ऑन कर लो बेटा। पिया कोई नहीं दिख रहा मुझे। मैं बाहर हूँ मैम। बाहर क्या गार्डन में क्लास लगा रहा है ऐसा? तो ऑन कर ले, हम भी गार्डन की सैर कर लेंगे, कोई ना। जशन ये तूने क्या ब्लैक ब्लैक सा लगा लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता, तेरा वॉलपेपर ही दिख रहा है बस। कर ढंग से ऑन कर। ये सेटिंग होती है इसमें है ना, वॉलपेपर की भी जूम में, मैंने पता किया रिसेंटली। आपा भी लगाया करेंगे, कुछ केमिस्ट्री का बढ़िया समय ढूंढ के रखती हूँ। चलो ओके देन, अब आपका टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लें कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल वाले टॉपिक में बेटा एक तो हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ा था, ठीक है। निखिलेश प्लीज आंसर मी कि लायोफिलिक कोलाइड को बनाना इजी है कि लायोफोबिक को? जवाब दे जल्दी विद रीजनिंग। नहीं याद, पढ़ा नहीं मैम। बेटा कल टेस्ट है, पता ना तेनू। अक्षित कौन सी कोलाइड को बनाना आसान है? मैम लायोफोबिक। ना गलत है। जशन लायोफिली की बचा फिर तो। क्या रीजन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। हाँ उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम ये कहेंगे। किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जशन? फिर एक में नहीं, किन दो चीजों में? मैम वो एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट होती है। अरे हम एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ रहे भाई, मिक्सिंग मत करो। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड दूसरा क्या था? मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। दोनों में अफिनिटी है जिसके कारण वो पहले ही खुश हैं साथ रह के, तो उनको साथ रखना बड़ा आसान है, फटाफट बन जाएगी, जस्ट डालोगे बन गई, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हो मान्या लायोफिलिक की? लायोफिलिक कोलाइड की कोई एग्जांपल दे सकते हो? स्टार्च है बेटा, प्रोटीन है, ठीक है। एक तो बड़े कॉमन से एग्जांपल्स हैं, याद रखने हैं। अब आते हैं लायोफोबिक पे। लायोफोबिक जो कोलाइड्स हैं उनको बनाना मुश्किल है, तो उनके लिए हमको अच्छा खासा मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इनके जो मेथड्स हैं वो मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पिया कौन कौन सी कैटेगरी में?
types of particles. अरे आई एम नॉट आस्किंग बेटा टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, आई एम आस्किंग लायोफिलिक कोलाइड को बनाने के जो मेथड हैं, एक होते हैं डिस्पर्शन मेथड, दूसरे कौन से होते हैं, कंडेंसेशन मेथड। क्या मेन फर्क है दोनों में? डिस्पर्शन का मतलब क्या? ब्रेक करना किसी चीज को। कंडेंसेशन इकट्ठा करना। डिस्पर्शन में कौन कौन सी डिस्पर्शन होगी जशन? पहले क्या पढ़ा था सबसे? कल के एक इलेक्ट्रिकल होगी, पहले मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हम मिल कोलाइड मिल, दो मेटल की प्लेट्स होती हैं, ऑपोजिट मूव करती हैं, बीच में जिसका कोलाइड बनाना है वो डाल दो, रोटेट कर दो, खत्म कहानी। साइज छोटा हो गया, बन जाएगी। दूसरे मेथड का नाम सी इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसका एक और नाम भी था, याद है किसी को? Brayton-Zark method. ब्रेडिग-ज़ार्क मेथड। ये नाम ही आएगा तुम लोगों को, ब्रेडिग-ज़ार्क मेथड पूछेंगे। अक्षित, ये कौन सी कोलाइड बनाने के काम आता है? तुम लोग पढ़ते नहीं ना बिल्कुल भी। अक्षित जवाब दो मुझे, ब्रेडिग-ज़ार्क मेथड कौन सी कोलाइड्स बनाने के काम आता है? वीडियो चलाओ और आंसर करो। बेटा नोट्स आधा घंटा देखने बोला था मैंने, वो तो देखा करो। मेटल की कोलाइड्स बनाने के काम आता। क्या करते थे इसमें? जौन से मेटल की कोलाइड बनानी है उसकी इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, फिर उसको बेसिकली हमको हाई वोल्टेज देनी होती है इलेक्ट्रिक आर्क से। यहाँ पे क्या रखते हैं? सॉल्वेंट रखेंगे, डिस्पर्शन मीडियम जिसमें बनाना है तुमको। यहाँ पे आइस बाथ। फिर क्या करेंगे? जब हाई वोल्टेज मिलेगी, वो इतनी ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी की होती है कि मेटल के वेपर बन जाते हैं, सोचो तुम। बट आइस बाथ होने के कारण वो वापस आ जाते हैं, इसमें गिर जाते हैं, वो फॉल कर जाते हैं इन द बीकर कंटेनिंग द डिस्पर्शन मीडियम। आई बात समझ में? इसको लिखना है बस। थर्ड मेथड डिस्पर्शन में क्या था मान्या? सुनी रिकॉर्डिंग? Peptization. यस, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट मतलब बड़े पार्टिकल्स हैं, तो हम उनको कोलाइड रेंज में कैसे लेके आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं जिसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। पीपीटी, जैसे पीपीटी फेरिक हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल थी। फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो कॉमन आयन इनमें फेरिक है, उसकी एक टेक्निकल वर्ड सिखाया था, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन हो जाती है। ये ज़रूर लिखना। पेप्टाइजेशन पक्का आएगा आपको कल के टेस्ट में। ये वर्ड नहीं लिख के आओगे तो फिर नंबर कटेंगे। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होने के कारण सेम चार्ज आ जाता है, जिसके कारण उनमें रिपल्शन होती है, तो वो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। दूर होने से छोटे हो जाएंगे, नेचुरली कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उसका एक नाम था जशन, क्या नाम था उसका? उसको एजेंट बोलते हैं आप, पेप्टाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में? उसके कारण पेप्टाइजेशन हुई है। फिर कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन में तुमको सिंपली दो ही हैं, एक तो केमिकल मेथड्स हैं, वो याद करना है, रट्टा मारना पड़ेगा एग्जांपल्स को। दूसरा कौन सा था? एक तो केमिकल आ गया, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। केमिकल मेथड्स में 4 थे, नाम बता सकते हो कोई चारों के? डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में क्या एग्जांपल पड़ी थी प्रिया, बताना। यार शक्लें तो दिखा दो, क्या करते हो? कली मान्या दिख रही है मुझे, जशन की मुझे बस ये पग दिखती है और मान्या के स्पेक्स तक दिखता है बस। बट चलो मुझे तसल्ली रहती है कोई बैठा तो है बाकी लोग तो गायब ही हैं। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट की क्या एग्जांपल थी? बोल पड़ो भाई। सल्फर अल्कोहल में ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है बेटा, आपा कोलाइड बना रहे हैं ना, तो इसको हम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं। जब इसको तुम बॉइलिंग वाटर में डालोगे, अल्कोहल
वेपराइज हो जाएगा, वेरी वॉलेटाइल बहुत है, मोर ओवर बॉइलिंग वाटर है, सल्फर के पार्टिकल रह गए और वो ना उसको इकट्ठे होने लग जाते हैं, कंडेंस होने लग जाते हैं। टिपिकल वर्ड कई बार ये डाल देते हैं, न्यूक्लिएशन बोलते हैं। न्यूक्लिएशन का मतलब होता है पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं, कौन सी रेंज में चल जाते हैं फिर वो कोलाइड। ठीक है, ये तो प्रिपरेशन की कहानी है। जस्ट 10 मिनट कंसंट्रेशन से बैठ के आपको एक पेपर लेना है, उस पर लिखना है, नोट्स पढ़ो, पॉइंट्स लिखो, याद हो जाएगा। ज़्यादा बेटा यूज़ करोगे ना मोबाइल और लैपटॉप, ये चीज़ें कंसंट्रेशन नहीं मतलब ख़त्म कर देती हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। बुक्स पढ़ने की बिल्कुल आदत छूट जाती है, तो जब लगाना है, क्लास लगानी है तब तो यूज़ करना है, बट एक्स्ट्रा टाइम में यूजेस मिनिमम रखो। एडिक्शन सॉर्ट ऑफ है ये सारी चीज़ें। प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड बना लिया, प्योरीफाई करना। प्योरीफाई करना क्यों पड़ता है, बताया था मैंने कल तुमको। जैसे मेन बेटा मेथड पेप्टाइजेशन चलता है एक्चुअली बनाने में। पेप्टाइजेशन बनाते टाइम आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, बट कई बार क्या है इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डल जाता है, तो जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं ना, देखो कुछ चार्ज तो ज़रूरी है, सेम चार्ज जिनके पार्टिकल्स पे होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, जिनके कारण ये कोलाइडल रेंज में रहते हैं। अब मान लो तुमने कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें एक्स्ट्रा आ गया जिस पे नेगेटिव चार्ज था, तो वो नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो न्यूट्रलाइज हो गया तो ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो गए तो पीपीटी वापस बन जाएंगे। ठीक है, कोलाइड तो रहा नहीं, तो कोलाइड को स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट है वो एक सूटेबल अमाउंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, तो इसलिए प्योरीफाई करना ज़रूरी है। इसके मेथड्स क्या क्या थे, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या प्रिंसिपल यूज़ होता है कि आप एक ऐसे बैग में कोलाइड को डाल देते हैं जिसका जो बैग है वो एनिमल मेम्ब्रेन का। एनिमल मेम्ब्रेन की क्या खासियत है कि उसमें से कोलाइड तो निकल नहीं पाते क्योंकि बड़े होते हैं, बट उसमें से क्रिस्टलॉइड या इलेक्ट्रोलाइट कह लो वो निकल जाते हैं, तो एक्स्ट्रा क्रिस्टलॉइड सारा वॉश आउट हो जाएगा, अंदर कोलाइड बच जाएगी। डायलिसिस को फास्ट करने के लिए निखिलेश क्या यूज़ करते हैं? यहीं पे है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। ठीक है, एक और मेथड था फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में करते क्या थे, जो फिल्टर पेपर था उसको चेंज मतलब उसको मॉडिफाई कर देते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना लेते हैं एक सॉल्यूशन में डिप करके, जिसका नाम क्या था, कोलाइडन। कोलाइडन सॉल्यूशन क्या होता है जशन, बोलो। 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अल्कोहल एंड ईथर, उसके बाद वापस उसे फॉर्मल्डेहाइड में डालते हैं और फिर ड्राई करते हैं, तो पोर साइज पहले इतना था तो यहाँ पे जम जाता है केमिकल, पोर छोटा हो गया, छोटा होने से क्या होगा, कोलाइड पास नहीं होगा, कल्ला ट्रू सॉल्यूशन निकल के इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो गई, खत्म। ठीक है, ये हमने कर लिया था। यहीं तक पढ़ा था मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद है। प्रॉपर्टीज आज हमने शुरू करनी है कोलाइड्स की। देखो बेटा, कोलाइड हमने देख लिया, सबसे पहले देखा था कोलाइड होते क्या हैं। ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री, इसमें एक तो ऑप्शन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, कोलाइड्स वाले में सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो बड़ा मतलब पार्ट है इसका, कैटालिसिस में सबसे कम आते हैं। तो कोलाइड्स होते क्या हैं, कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन 3 टाइप से, फिर कोलाइड बनाने कैसे हैं, फिर कोलाइड प्रिपेयर कैसे करने हैं। अब है कोलाइड की प्रॉपर्टीज़। इसमें बेटा ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये मैं शाम को डिस्कस कराऊंगी, ये थोड़ी थोड़ी हैं। कॉलीगेटिव हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट आएगा इसमें एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर, विजिबिलिटी, कलर। अभी आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ तुमको, फिर मैं पढ़ाऊँगी, फिर नोट्स रीड करेंगे, ध्यान देना प्लीज़। तो टॉपिक कॉपी पे थोड़ा बहुत लिखा करो जब मैं पढ़ाती हूँ, नो डाउट नोट्स दिए हैं, बट इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन का लेवल बढ़िया बन जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स,
तो चौथे पांचवें नंबर पे थी, देख लेंगे, फोर्थ लिख लेते हैं। चलो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कई बार इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, कई बार इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देखो जरा, पेप्टाइजेशन पढ़ के आए हो, इतना मैं लिख सकती हूँ कि कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए उस पर चार्ज होना चाहिए। ये बात समझते हो? कोलाइड स्टेबिलिटी के लिए, कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए, पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना है, मैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए उस पर क्या होना चाहिए? चार्ज। इतना तो पता। सिमिलर चार्ज आई शुड राइट ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। अच्छा, कोलाइड में दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, जो पार्टिकल हैं उनको क्या बोलते हो? डिस्पर्स्ड, बोलो डिस्पर्स्ड फेज। और मीडियम को क्या बोलते हो? डिस्पर्शन मीडियम। यही कहानी है। तो हमेशा याद रखना, कोलाइड में होता क्या है, जो इसके पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लेते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे सभी पे होगा, ठीक है। और जो मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है, उस पे भी चार्ज होता है, ऑपोजिट चार्ज होता है। मान लो कोलाइड पे पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम में नेगेटिव चार्ज होगा, बट वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं करता, वो दूर दूर होता है काफी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज होने से तो उसका पर्पस इतना ही है सिर्फ कि वो आपस में दोबारा प्रेसिपिटेट ना बना दे। तो पहला पॉइंट ये पता लगा कि कोलाइड स्टेबल होने के लिए उसके पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ओवरऑल जो कोलाइड होती है तुम्हारी, वो स्टेबल होती है क्योंकि जितना चार्ज उसके पार्टिकल्स पे होता है उससे ऑपोजिट चार्ज उस पे डिस्पर्शन मीडियम पे होता है। 2 पॉइंट समझ आ गए? क्या बोला मैंने? स्टेबिलिटी के लिए पार्टिकल्स पे चार्ज होना चाहिए सेम, तभी वो दूर दूर रहेंगे, कोलाइड बने रहेंगे। दूसरा, जितने उतने पार्टिकल्स पे जो चार्ज होता है उतना ही और ऑपोजिट उस पे मीडियम पे चार्ज होता है, ताकि ओवरऑल कोलाइड स्टेबल रहे, ठीक है। अब देखो, कोलाइड्स पे बेटा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स भी बोलते हैं, या सिंपली ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव कोलाइड्स, या पॉजिटिव चार्ज्ड सोल्स, या नेगेटिव कोलाइड्स, या नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स। उस कोलाइड को पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता होता है जो चार्ज उसके पार्टिकल्स पे होगा। जैसे मैंने ये बनाई है, इस कोलाइड को हम पॉजिटिव कोलाइड बोलेंगे क्योंकि इसके पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव कोलाइड भी बोल सकते हैं यदि इसके पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। वीडियो ऑन करो और हाँ ना बोलो, मैं नहीं पढ़ाती ऐसे। अब देखो जरा, एक एग्जाम्पल से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लो एक बिकर है, ठीक है। एक बिकर में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? सिल्वर नाइट्रेट का। इसमें मैं पोटाशियम आयोडाइड डालना शुरू कर रही हूँ, KI, बट KI मैंने एक्सेस में लिया। एक्सेस का क्या मतलब है कि स्टीशियोमेट्री के हिसाब से जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ले लिया। रिएक्शन लिख सकते हो क्या? क्या बनेगा बताओ? कर दो यार, ये तो आसान सा रिएक्शन है। Potassium nitrate would be formed. एंड सिल्वर आयोडाइड, AG. AgI के बेटा इसमें PPT बनते हैं, पहले मेरी बात सुनो, प्लस इसमें पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, वो सॉल्यूशन में चला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, स्टीशियोमेट्री देखो तुम, 1 मोल में 1 मोल लगता है। ये मान लो इसके 10 मोल ले लिए और इसके 12 ले लिए, जस्ट सपोज इसके 10 ले लिए, इसके 12 ले लिए, तो एक्सेस में कौन है? Potassium iodide. पोटेशियम आयोडाइड। तो जब रिएक्शन होने के बाद हमारे पास AgI है और पोटेशियम आयोडाइड है, यही कहानी है ना। इसके PPT बन गए। मान लो इस दोनों में कोई कॉमन आयन दिख रहा है?
Iodine. आयोडाइड आयन, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, तो ये तो ऐसे घूमेगा मीडियम में, ये पीपीटी बना के बैठा है। तो इसमें और इसमें एक आयन कॉमन हो गया आयोडाइड। हमने पढ़ा था जो आयन कॉमन है वो क्या करता है, उसकी क्या हो जाती है पीपीटी के ऊपर, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, पता है ना। अब देखो KI डालने से आयोडाइड आयन मिल गए। आयोडाइड आयन किसके साथ एक मतलब कॉमन आयन बन रहे हैं, पोटेशियम सिल्वर आयोडाइड के पीपीटी के साथ। अब ये मान लो सिल्वर आयोडाइड का पीपीटी है, तो इसके सरफेस पे आयोडाइड आयन जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। हो गया एडजॉर्ब, पेप्टाइजेशन होगी बेसिकली, तो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो कौन सी रेंज में आ जाएंगे मान्या, कोलाइडल रेंज। तो बन गया कोलाइड। बट अब मुझे जवाब दो कि इस कोलाइड को पॉजिटिव कोलाइड बोलोगे कि नेगेटिव कोलाइड बोलोगे। नेगेटिव कोलाइड है ये। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इसमें जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं उस पे जो चार्ज होगा वो डिटर्मिन करेगा कि तुम्हारी कोलाइड पॉजिटिव कोलाइड है या नेगेटिव कोलाइड है। इतना समझ में आया। ये कोलाइड बना पड़ा है, मैंने 2 ही पार्टिकल दिखाए हैं, बहुत सारे हैं। अब आयोडाइड आयन तो यूज हो गया, कौन सा आयन बचा पड़ा है अभी, पोटेशियम आयन बड़ा ना, वो मीडियम में चला जाएगा, दूर दूर होगा, ताकि ओवरऑल अब हाथ डालें करंट थोड़ी लगता है हमें, ओवरऑल तो चीज न्यूट्रल है। पोटेशियम आयन मीडियम में चला गया, और जो कोलाइड थी वो क्यों बन पाई, क्योंकि नेगेटिव आयन कॉमन था जो कि आयोडाइड आयन था, जो कि इसके सरफेस पे एब्सॉर्ब हो गया। इतना क्लियर हुआ जशन, पिया? अब मैंने तुमको ये बता दिया कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव कोलाइड्स भी बन सकती हैं। अब पॉजिटिव, इसी में पॉजिटिव देखें कैसे बनेगा, देखते हैं। मैं दोबारा भी इस डायग्राम की ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बट पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने नेगेटिव कोलाइड बनाई है, पॉजिटिव भी बन जाएगी, कैसे देखते हैं। इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन डालेंगे। क्या बेटा? हमें इस पॉजिटिव वाले में उसमें उसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट इंक्रीज कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बताया। इसमें हम क्या करेंगे, KI ले लिया पहले, इसमें आप पा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस ले लेंगे आप। देखो अपने आप पता लग गया ना, जैसे जशन को ध्यान से सुनोगे तो सबको लगेगा। अब मैंने क्या किया, इसके 10 मोल ले लिए, इसके 12 ले लिए। AgI तो रिएक्टर तो सेम ही है, AgI के पीपीटी बनेंगे, और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एज यूजुअल। बट अब क्या होगा, AgI के जो ये पीपीटी बन गए, मैंने 3 बना दिए ये, ठीक है। अब मीडियम में एक्सेस कौन है, ये इसके सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर और नाइट्रेट के आयंस वादू हैं, वो घूम रहे हैं। अब इनमें कोई कॉमन आयन दिखता है तुमको, AgI और Ag+ में, Ag+ कॉमन है, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस, बोलो मेरे साथ एक बार, क्या हो जाएगी, Preferential absorption. प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। अब ये फिर बनी तो AgI की कोलाइड, बट अब की बार ये कौन सी कोलाइड है, पॉजिटिव कोलाइड है। क्यों, क्योंकि कोलाइड पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज था। डिस्पर्शन मीडियम में निकलेश कौन से आयन चले जाएंगे इस केस में, डिस्पर्शन मीडियम में नाइट्रेट आयन चले जाएंगे, ओवरऑल कोलाइड न्यूट्रल रहेगी। तो तुमको पता चल गया ना ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव कोलाइड भी होती है, नेगेटिव कोलाइड भी है। और ना ये याद करना है कौन सी पॉजिटिव है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा, एक मिनट, वैसे नोट्स में भी होगा, इसमें ना NCERT का मैंने PDF भी साथ साथ शेयर करके दिया है, दिख रहा है PDF, ये देखो। इसमें ना तुम्हें NCERT की बुक भी साथ में रखना पड़ते टाइम, वैसे तो 99% तो सेम ही है, जैसे इसने टेबल बना दिया, मैंने जर्नल एग्जाम्पल नोट्स में लिख रखे। जो भी बेटा मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना,
यहाँ हाइड्रोक्साइड है, वो वाली जो कोलाइड है वो पॉजिटिव चार्ज होती है हमेशा। अब हम हर किसी को ओरिजिन तो देख नहीं सकते, मैंने एक एग्जांपल बता दी, बट हर बार थोड़ी देखने बैठेंगे कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा आयन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो याद क्या रखना, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव कोलाइड बनाते हैं। दूसरा, जो बेसिक डाइज होती हैं, डाइज दो तरह की होती हैं, एक बेसिक होती है, एक एसिडिक। एसिडिक डाइज नेगेटिव कोलाइड में आती हैं, कॉन्गो रेड नाम है, यूसिन। और बेसिक डाइज जैसे मिथिलिन ब्लू, ये पॉजिटिव में आती है। हीमोग्लोबिन, जो तुम्हारा ब्लड है वो पॉजिटिव कोलाइड है, ठीक है। नेगेटिव में जो मेटल की कोलाइड्स हैं वो नेगेटिव होती हैं, मेटल के सल्फाइड, आर्सेनियम सल्फाइड। Sb कौन सा एलिमेंट होता है? Sb पता है क्या? बोलो। एंटीमनी एलिमेंट का नाम है, एंटीमनी सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये सारे नेगेटिव कोलाइड हैं, ठीक है। हुण दे नाल दा एक क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर, आंसर देना चैट च 13 करना। निखिलेश, अक्षित, मैनू ना बेटा रिप्लाई करने शुरू कर दो, ध्यान नाल सुनिया करो, मैं फिर नहीं तुहाडे ना कॉल करूँ घरे, ऐदां नहीं काम चलना। तुसीं बिल्कुल कोई आंसर नहीं दिंदे, बाकी सारे बच्चे दिंदे आ। मान्या गलत है, जशन ठीक है। एक पॉइंट मिस नहीं करना, कोई अभी बताया था। हाँ, डी है इसका। हीमोग्लोबिन पॉजिटिव है, मेटल कोई भी मेटल है, गोल्ड मेटल है, वो नेगेटिव कोलाइड है। देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए, सिंपल से। ओके, नोट्स दिख गए? अब ये हमने बेटा डिस्कस कर लिया, ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे हुआ, ये सारा। जैसे एक्सेप्शन है कि कोई मेटल भी पॉजिटिव बनाता है। नहीं, हमारे मेटल के हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव बनाते हैं, जितना हमारे सिलेबस में कल्ला मेटल आएगा तो नेगेटिव ही लेना। ये सारा डिस्कस कर लिया बेटा। AgI की एग्जांपल, ऐसे ही आयरन ऑक्साइड की भी एक एग्जांपल होती है, बिल्कुल सिमिलरली है, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, कर लेना। बट ये दोनों एग्जांपल NCERT में है, एक तो AgI वाली, एक ये वाली। जब हम फेरिक क्लोराइड को वाटर के साथ करते हैं तो ये पॉजिटिव क्लोराइड बनाती है, फेरिक का आयन इस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। फेरिक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हो तो ये नेगेटिव क्लोराइड बनती है, ठीक है। अब मैं ये समझाऊंगी जीटा पोटेंशियल क्या होती है, बहुत आसान है, देखते हैं। ये सारा जो टॉपिक है आएगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ही, प्लीज फोकस। AgI पे वापस आ रही हूँ मैं। पिया, AgI कौन कौन सी दो कोलाइड्स की हमने एग्जांपल की है? इट कैन फॉर्म नेगेटिव कोलाइड एज वेल एज पॉजिटिव कोलाइड, ठीक है। वापस रिमाइंड कराती हूँ, नेगेटिव कोलाइड कब बनती थी? मान लो ये AgI है, ये AgI के PPT थे, इसमें कौन सा आयन एब्जॉर्ब होता था? आयोडाइड, क्योंकि हमने Ki को एक्सेस लिया था रिएक्शन कराते टाइम। तो आयोडाइड आयन, अब मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुमको जीटा पोटेंशियल समझानी है, उसमें ये इजी रहेगा। अब ये देखो, जो नेगेटिव आयन, अभी मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ, तो आयोडाइड आयन उसके सरफेस पे अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं, एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि इस केस में जो आयोडाइड आयन्स हैं वो कौन सी लेयर बना रहे हैं? इसको फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। जौन से आयंस की एब्जॉर्प्शन होती है वो फिक्स लेयर बनती है, ठीक है, इतनी बात। अब Ki में आयोडाइड आयन तो फिक्स लेयर बना दिए, पोटेशियम के आयन का क्या हुआ था जशन? डिस्पर्शन मीडियम में चले गए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, बट हल्का हल्का अट्रैक्शन तो रहेगा ही पोटेशियम आयंस का। तो पोटेशियम आयंस इस केस में जो लेयर बनाते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर। क्या बोलते हैं?
डिफ्यूज लेयर। आयोडाइड आयन की फिक्स लेयर बन गई, पोटेशियम आयन दूर दूर चले गए मीडियम में ताकि ओवरऑल न्यूट्रल रहे, और उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, या इसको मोबाइल लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा जकड़ के नहीं रखा, वो भागते रहते हैं। अब ये 2 लेयर बन गई ना, इसके लिए एक नाम यूज होता है बेटा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं इसको। आई बात समझ में? अब तुमने फिजिक्स में पोटेंशियल पढ़ा है, अब चार्ज की सेपरेशन हो गई, एक पॉजिटिव हो गया एक दूसरा नेगेटिव। चार्ज की सेपरेशन क्या हमेशा पोटेंशियल नहीं क्रिएट करती? करती है ना, इतना तो पता है ना। चार्ज सेपरेशन हुई है, इतना तो तुम समझ पा रहे हो। चार्ज सेपरेशन होने से यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट होगी, वो पोटेंशियल को ही हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, या इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तुमने इतना ही पढ़ना है, इतना ही है हमारे सिलेबस में। तो सिंपल सी बात है, एक फिक्स लेयर रहेगी हमेशा, एक डिफ्यूज लेयर बनेगी। चार्ज सेपरेट हो गया जिसके कारण एक पोटेंशियल क्रिएट होती है विच इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, एंड दिस लेयर इज ओवरऑल नोन एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। गॉट माय पॉइंट? अब इसी का पॉजिटिव वाला केस ले लो। पॉजिटिव में क्या हुआ था, कौन सा आयन एब्जॉर्ब हुआ था? अक्षित याद है? जो पॉजिटिव बनाई थी कौन सा आयन एब्जॉर्ब हुआ था? अक्षित, आई एम आस्किंग टू यू। तुम लोग आगे पीछे नहीं पढ़ते, बट जब मैं पढ़ाती हूँ तब भी नहीं पढ़ते क्या? हाँ, क्लास खत्म होने दो, मैं आना अभी फोन करती हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ। इतने दिन से मैं देख रही थी कि अपने आप पढ़ना चालू कर देंगे, बट नहीं मानते नहीं ना तुम लोग, डांट खाए बिना। अब पॉजिटिव में हमने क्या एक्सेस में डाला था? सिल्वर नाइट्रेट डाला था, तभी पॉजिटिव बना था। तो इसमें फिक्स लेयर किसकी बनेगी मान्या? सिल्वर के आयंस की। सिल्वर नहीं, नाइट्रेट। क्यों भाई? अरे वो AgNO3 एक्सेस में डाला है तो Ag पॉजिटिव और AgI में Ag प्लस कॉमन है ना, यस तो मैम। फिक्स लेयर बनाएगा, चिपक जाएगा उसके सरफेस पे। और दूसरा आयन, इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा आयन बच जाता है। काउंटर का मतलब चार्ज ऑपोजिट है ना, इसलिए काउंटर, वो दूर भाग जाएगा मीडियम में, और वो कौन सी लेयर बनाएगा? डिफ्यूज लेयर। पिया डिफ्यूज लेयर का एक और नाम बताया अभी, मोबाइल। मोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उतना ज़्यादा उस पर स्टिक नहीं है, वो भाग सकता है इधर उधर, मोबिलिटी है उसमें। ठीक है, दोनों लेयर को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं जशन? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, और जीटा पोटेंशियल क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ क्योंकि चार्ज सेपरेशन थी, उसको क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। एनी डाउट्स? जितना अब तक करा दिया समझ में आ गया अच्छे से? अब मैं नई मीटिंग शुरू कर रही हूँ, टाइम खत्म हो गया, रीज्वाइन कर लेना। ओके, चलो आगे ध्यान दो जरा। अब हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में चार्ज प्रेजेंट होता है, वो चार्ज कहाँ से आता है, और उसके रिलेटेड डबल लेयर क्या होता है, फिक्स लेयर क्या है, डिफ्यूज लेयर क्या है, जीटा पोटेंशियल क्या है, ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई। अब एक टर्म बेटा और है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ज़्यादा वर्ड ये यूज होता है, कई बार कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं इसको। पहले टाइम में कैटाफोरेसिस वर्ड यूज होता था, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है, एक ही बात है। बहुत आसान है। क्या है ये, कौन सी प्रोसेस होती है? देखो जरा, ये मान लो एक यू शेप ट्यूब है, ठीक है, इस पे हमने 2 मेटल की प्लेट्स ऐसे करके लगा दी। इलेक्ट्रोलाइसिस याद है आप लोगों को? उसमें आप चार्ज बैटरी लगाते होते थे ना बाहर से,
एक को पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल, वही किया, सेटअप कर लिया। और इस ट्यूब में हमने एक कोलाइड भर दी। मान लो मैं तुमको सिंपल इतना बोल लूं कि मैंने पॉजिटिव कोलाइड लिया, इसका क्या मतलब होगा? जिससे पूछूंगी वही जवाब देगा। मैंने बोला कि मैंने इस ट्यूब में पॉजिटिव कोलाइड डाली, मान्य तुम बताओ पॉजिटिव कोलाइड डाली तो उसका मतलब जो उसमें डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं उन पे कौन सा चार्ज है और डिस्पर्शन मीडियम पे कौन सा चार्ज है? मैम डिस्पर्स फेस में तो एनो नेगेटिव है और जो सॉल्यूट है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। टेक्निकल नाम लो, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या बोले तुमने। चल पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट में बता दे, बता। हाँ, सॉल्यूट पॉजिटिव होगा और सॉल्वेंट में नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ इतना ठीक बताया। अब टेक्निकल नाम जशन बताएगा। सॉल्यूट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेस। हाँ, ये मानना तूने उल्टा बोला था। डिस्पर्स्ड फेस पे पॉजिटिव है, डिस्पर्शन मीडियम पे नेगेटिव है। इतनी बात तो पता लग गई, ठीक है। अब ये कोलाइड भर दी मैंने। ये जो मैं डैश डैश दिखा रही हूँ ये मीडियम है और इसके बीच में पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल्स कौन से कलर से दिखाएं? चलो मरून से दिखा देते हैं, ये रहे। ठीक है, ये ना दो डायग्राम बनती हैं इसमें। इस पे हम लिख देंगे बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी हमने सेटअप किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देखेंगे क्या होता है। पहले मुझे बनाने दो। और ना बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक ऐसा सेटअप किया जाता है कि जो डिस्पर्शन मीडियम है, पिया डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? सॉल्यूट के सॉल्वेंट? पिया सॉल्वेंट मैम। सॉल्वेंट। हम डिस्पर्शन मीडियम इज नॉट अलाउड टू मूव, उसको मूव करने नहीं देते। कैसे नहीं करते हैं वो हमारे स्कोप में नहीं है, बस उसको मूव नहीं करने देते, कुछ सेटअप ऐसा होता है। तो मूव सिर्फ कौन हो पाएगा जशन? डिस्पर्स्ड फेस, मतलब सॉल्यूट दे पार्टिकल मूव होंगे सिर्फ। नो इस केस च ਅਸੀਂ पॉजिटिव कोलाइड ਲਈ है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। तो वो कौन से टर्मिनल की तरफ भागेंगे मान्या? जो नेगेटिव। जो मरून वाले पार्टिकल्स थे ना उन पे पॉजिटिव चार्ज था, हमने ब्लैक वालों को मूव नहीं करने दिया। मरून वाले पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने पॉजिटिव कोलाइड ली थी। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगी मरून वाले सारे यहाँ पे चिपक जाएंगे जाके। क्या होगा वहां पे जाके, सोच सकते हो तुम? देखो मैं याद कराती हूँ। इन पे पॉजिटिव था, ये भाग के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले गए, नेगेटिव टर्मिनल में इनको न्यूट्रलाइज कर दिया, इन पे चार्ज खत्म हो गया, ये चिपक गए और किस में बदल गए? प्रेसिपिटेट में। समझ में आ गई कहानी? मीडियम ऐसे ही रह जाएगा। ये सिचुएशन है आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स and the setup is arrangement is made so that the dispersion medium is not allowed to move. So the particles of the collide, or you can say dispersed phase, will go to the oppositely charged plate and वहाँ पे जाके they will get neutralized and changed into precipitate. यहाँ इसके लिए वर्ड यूज होता है get coagulated. coagulation का मतलब होता है कि पीपीटी में वापस बन जाना, इकट्ठे हो गए, coagulation बोलते हैं उसको। तो डायग्राम बनानी है, कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने पॉजिटिव कोलाइड का सीन ले लिया, नेगेटिव का लोगे तो इससे ऑपोजिट हो जाएगा। ये सारा नोट्स में है। एक और प्रोसेस होती है, इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है, कुछ नहीं और। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस
ये ऑपोजिट होती है बेटा इससे। ऑपोजिट का मतलब क्या है? डिस्पर्शन मीडियम मूव करता, बस इतना ही पता होना चाहिए। डिस्पर्शन मीडियम मूव करेगा and the setup is made so that dispersed phase, that is solute, is not allowed to move. जब ये सेटअप करते हैं तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलते हैं। ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा क्या, आज तक वैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस ही आया है हमेशा, बट ये टर्म दी हुई है बुक में इसीलिए पता ज़रूर होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस याद कर लो, उससे ऑपोजिट बस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, बट लिख के आना है कि कौन सा मूव होगा कौन सा नहीं होगा। एनी डाउट्स यहाँ तक? नो मैम। देखो मैंने बहुत टाइम इस चैप्टर पे लगाया तो इसीलिए कि तुमको मुश्किल ना आए, नहीं तो इसमें था कुछ नहीं, तुम लोग खुद भी पढ़ते तो समझ आ जाता। अब अगला टॉपिक देखो, कोगुलेशन। इसमें न्यूमेरिकल आएगा। अब तक न्यूमेरिकल नहीं ना किया इस चैप्टर में, बड़ा आसान सा है। क्या लिखा है मैंने? ये तीनों टर्म्स का मतलब एक ही है, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लक्लेशन, फ्लोकुलेशन, जो भी प्रोनाउंस करना है। समझेंगे क्या होता। अक्षित कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए उस पे क्या होना चाहिए? चार्ज में फॉर कोलाइड टू बी स्टेबल, presence of same charge on the colloidal particles is necessary। ठीक है, मान लो कि मैंने आर्सेनियस सल्फाइड की कोलाइड ले ली। अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव कोलाइड होगी क्या नेगेटिव? एग्जांपल में किया आप आज, आर्सेनियस सल्फाइड नेगेटिव कोलाइड होती है, याद हो जाएगा। जो मेटल के सल्फाइड, मेटल खुद भी या मेटल के सल्फाइड नेगेटिव कोलाइड बनाते हैं। इसका मतलब उस पे पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है भैया? नेगेटिव कोलाइड बोल रही हूँ मैं तो। नेगेटिव। नेगेटिव। जो कि इसको स्टेबल रखती है। मीडियम में क्या होगा, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट कि इसके सॉल्वेंट में उतना ही पॉजिटिव होगा, बट उसको छोड़ दो तुम। हमको ये पता है कि ये नेगेटिव कोलाइड है और इसके पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है, तभी ये स्टेबल है। इतनी बात समझ में आई। अब किसी तरीके से मैंने इनका नेगेटिव चार्ज हटा दिया तो क्या होगा? ऐसा बन जाएगा, बट ये ऐसे रहेंगे नहीं। जैसे ही नेगेटिव हटाया ये जुड़ने लगेंगे आपस में, बड़े बड़े पार्टिकल बना देंगे, पीपीटी बन जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन। प्रेसिपिटेट बनना, कोगुलेट होना। क्यों हुए? क्योंकि उन पे जो चार्ज था जो कोलाइड को स्टेबल रख रहा था, हमने वो हटा दिया। पहली बात। कई बार यही आ जाता है, एक्सप्लेन फ्लोकुलेशन, एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन। मैंने तुमको सारा समझा दिया, डेफिनेशन अपना पढ़ लेना नोट से। अब क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज कौन कौन से तरीकों से तुम हटा सकते हो? प्रेसिपिटेशन करने के मेथड क्या क्या है? सबसे कॉमन मेथड होता है बेटा बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं पहले लिख रही हूँ बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यही केस ले लेते हैं, इस पे नेगेटिव कोलाइड था तो ये पार्टिकल्स पे नेगेटिव है। मैंने क्या किया, इसमें एल्यूमिनियम आयंस डाल दिए। एल्यूमिनियम आयंस नेचुरली, मैं उसके लिए एल्यूमिनियम आयंस तो अकेले मिलेंगे नहीं मुझे, कोई पूरा इलेक्ट्रोलाइट डालूंगी इसमें। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दिया, उसमें एल्यूमिनियम के आयंस, एल्यूमिनियम के आयंस पे तुमको पता है Al+3 है, तो वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये जो आयन तुमने डाला ये इसका नेगेटिव न्यूट्रलाइज करा देगा, जिसके कारण इनकी क्या हो जाएगी, कोगुलेशन। या मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड डाला,
मैग्नीशियम क्लोराइड कौन सा आयन देगा, Mg+2, कोगुलेशन हो गई। NaCl डाला, कौन सा आयन देगा, Na+, कोगुलेशन हो गई। नो डाउट इसमें साथ में दूसरा क्लोराइड आयन भी है, बट उसका कोई काम नहीं है। मेन क्या है, तुमने ये देखना है कि क्लोराइड पे क्या चार्ज है, और जो इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उसमें ऑपोजिट चार्ज वो है जो इसको कोगुलेट कर सके, है तो कोगुलेशन हो जाएगी। इतनी बात समझाई? यस। यस मैम। अब इस केस में कौन सा आयन कोगुलेशन कर रहा है, Al+3 Mg+2 Na+, तो इन आयंस को हम बोलते हैं कोगुलेटिंग आयंस या प्रेसिपिटेटिंग आयंस। ज़्यादा वर्ड कोगुलेटिंग आयन यूज होता है। कोगुलेटिंग आयन कौन है, जो कोगुलेशन कर रहा है। ठीक है, इतना समझे हम। अब एक चीज़ और बताती हूँ। अब इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसके रिलेटेड आएगा। टर्म होती है कोगुलेशन वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पैरामीटर है ये। अच्छा, तुम लोग सिंपल सी भाषा में मुझे पहले बताओ, मान लो इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, इसने देना Al+3, इसने देना Mg+2, दोनों पे पॉजिटिव है, दोनों इस कोलाइड को कोगुलेट करने में कैपेबल है। MgCl2 पाने से कोगुलेशन जल्दी होगी कि AlCl3 पाने से? AlCl3 कैन यू टेल मी द रीजन? पॉजिटिव चार्ज इज मोर। या देखो कितना सिंपल है, दोनों में से पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, बट ज़्यादा मैग्नीट्यूड किस पे है, Al+3 पे, तो उसके पास ज़्यादा पावर है इसको कोगुलेट करने की। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी Al+3 हैज़ हाई कोगुलेटिंग पावर। अभी पावर पे समझते हैं, फिर वैल्यू समझाऊंगी। अब ये तीनों को कंपेयर कर सकते हो। कोई ये पूछे NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, क्या तुम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज कर सकते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, सबसे कम पावर किसके पास है, NaCl के पास। उससे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर MgCl2 के पास। सबसे ज़्यादा AlCl3 के पास। वो देखना पड़ेगा कौन से की कोगुलेशन करनी है। यहाँ पे नेगेटिव कोलाइड की कोगुलेशन करनी थी, तो मैं ये ऑर्डर दे पाई, पॉजिटिव आयन की वैलेंसी पे डिपेंड कर रहा है। जितनी वैलेंसी ज़्यादा उतनी कोगुलेशन पावर ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सारे लोग? अब वैल्यू पे आते हैं। मैं ये 3 डब्बे बना रही, 3 बॉक्स का मतलब है मैंने आर्सेनियस ही ली है, 3 अलग अलग बिकर में पड़ी है, और मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, पता है नेगेटिव कोलाइड है। 1 लीटर ले ली, 1 लीटर कोलाइड ले ली मैंने, इसको कोगुलेट कराना। ठीक है, एक मिनट, क्या कराना, कोगुलेट कराना। ठीक है, एक बार मैं AlCl3 पा रही हूँ, दूसरी बार क्या पा रही हूँ, MgCl2, तीसरी बार क्या पा रही हूँ, NaCl। मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मुझे 1 लीटर है, अमाउंट कोलाइड का फिक्स है, कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा AlCl3 की थी, तो क्या AlCl3 का अमाउंट सबसे कम नहीं यूज़ होगा कोगुलेशन करने में? अमाउंट का मतलब क्या है, मान लो मोल की टर्म में देख रहे हैं, AlCl3 कम डालना पड़ेगा, MgCl2 ज़्यादा डालना पड़ेगा, NaCl और ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि कोलाइड तो फिक्स ही है। NaCl क्यों ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर कम है, वो धीरे धीरे हौली हौली कम चार्ज है उसके पास, तो वो ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा उतनी ही कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो कोगुलेशन वैल्यू की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, उससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कोगुलेशन वैल्यू होती है बेटा द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल, मिलीमोल में लेते हैं, which is required to coagulate 1 liter कोलाइड। क्या ये बात समझ गए?
1 लीटर कोलाइड है, उसनों कोगुलेट करने के लिए कितने मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट के डालने पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। एनी डाउट्स? नो मैम। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये देखो आर्सेनियस सल्फाइड NaCl की वैल्यू 50 है, इसमें यूनिट नहीं लिखते कोई, MgCl2 की वैल्यू 30 है, ये वैल्यू है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ 1 ਲੀਟਰ ਆਰਸੇਨੀਅਸ ਸਲਫਾਈਡ, NaCl needed is 50 millimole to coagulate it and MgCl2 needed is 30 millimole to coagulate it. Fine. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इज इट्स कोगुलेटिंग पावर? जो चीज़ कम अमाउंट में ही काम कर दे रही है इसका मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है। MgCl2 के 30 मिलीमोल ही कोगुलेट कर दे रहे हैं, तो MgCl2 की कोगुलेटिंग पावर जो है वो ज़्यादा है, तो वैल्यू जितनी कम उतनी पावर ज़्यादा। यहाँ तक बताओ सबको क्लियर हो गया? यस यस मैम। अब मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगी। इसमें देखो टॉपिक हमारा एक तो ये हार्डी ह्यूग्स लॉ बड़ा आसान है, ये 5 मिनट इसको लगेंगे, 15 मिनट का ये है, और 15 मिनट की ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ है, हो सकता है 40 मिनट्स भी लग जाएं, तो फिर आप 7:30 शाम को मिलेंगे, ठीक है? ये नोट्स मैंने तुमको सारे शेयर कर रखे हैं, जब भी इस चैप्टर को, जब भी क्या आज से शुरू करना ही चाहिए तुमको, कर दिया होगा, आई होप सो। साथ में NCERT बुक में से भी एक बार मतलब खोल के रखना जब भी करोगे। और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जोन से बेटा हो गए हैं, वो तो 20 क्वेश्चन दिए थे, बाकी तुम देख ही लेना, सारे करने ही हैं, ऑलमोस्ट सारे कर लोगे, 2-4 नहीं हो पाएंगे, वो शाम के टॉपिक के बाद हो जाएंगे। ओके देन विल मीट एट 7:30। बाय।